वेलकम बैक टू ऑडिट मास्टर क्लास। तो हमने एसेट्स का जो भी मेरा आइटम्स है उसका हमने ऑडिट कैसे होता है वो हमने कवर कर लिया। हम लोग अब इक्विटी एंड लायबिलिटी की तरफ चलते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में जो सबसे मेजर लायबिलिटी का आइटम रहता है, अगर वो रहता है बोरोइंग्स। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी बोरोज फंड फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो मैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स सच एज ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट लेता हूँ। मेरा अगर लॉन्ग टर्म मुझे ज़्यादा एक्सपांसन के लिए बोरिंग चाहिए तो मैं कम लोन लेता हूँ। अगर मुझे रेगुलर रिपेमेंट सपोज लाइक आई डोंट वांट टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, जैसे कि ईएमआई टाइप में होता है, तो इन दैट केस वी ऑप्ट फॉर बुलेट पेमेंट और वी आस्क वी कैन आल्सो बोरो फंड्स बाय इशूइंग डिवेंचर्स और से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है फंड का। इफ यू आर कैश रिच कंपनी, आपके पास इतना पैसा है कि आपको बोरिंग्स का जरूरत ही नहीं है, तो आप जो भी आपका प्रॉफिट है वही प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हो। बट पैसा का जरूरत सबको रहता है, अडानी से लेकर अंबानी तक सब फंड्स बोरो करते हैं बैंक से। बैंक का काम ही है जनरल पब्लिक से पैसा लेके बैंक कैसे प्रॉफिट कमाती है। आपसे जनरल पब्लिक से वो लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे कॉर्पोरेट्स को वो लोग फंड करते हैं। एज अ बिजनेसमैन आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। कभी कभार आपका डेटर्स आप सेल करते हो, आपका पैसा फंस जाता है, बट आपका पेबल्स आपको वेंडर को तो पैसा देना है। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स भी होती है, उस वहाँ पे आप डिमांड लोन ले सकते हो या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर सकते हो। तो हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे कि मेरा बोरिंग कितने टाइप के होते हैं, उस ईच एंड एवरी जो भी मेरे बोरिंग्स होते हैं उसका मैं अकाउंटिंग कैसे करता हूँ, उसका ऑडिट मैं कैसे करता हूँ, जो क्लाइंट ने अपने बुक्स में प्रेजेंट करा है वो सही है या नहीं है, जो भी मेरे बोरिंग्स के टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो मैंने कंप्लाई किया या नहीं करा है, मैंने टाइमली इंटरेस्ट पे करा है या नहीं करा है, मैंने टाइमली इंस्टॉलमेंट्स या फिर जो भी मेरे लोन के कोविनेंट्स होते हैं वो मैं कंप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो सब मुझे चेक करना पड़ता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। और एज अ ऑडिटर what are what you need to test well performing audit of the borrowings। और अगर कहीं पे डिफॉल्ट है तो उसका कारो रिक्वायरमेंट कारो का एंगल से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी रिक्वायर टू रिपोर्ट अंडर कारो इफ देयर आर नॉन कंप्लायंस विद रिस्पेक्ट टू लोन्स एंड बोरिंग्स। ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अराउंड वही आपका 35 टू 40 या 1 घंटे में आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको इसके इंटरेस्ट रिकम्प्यूट कैसे करते हैं, लोन का मूवमेंट, आपको क्लाइंट क्या डॉक्यूमेंट देता है, उस डॉक्यूमेंट को आप कैसे वेरीफाई करोगे, क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट सही देता भी या नहीं देता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे पॉइंट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। बोरिंग्स ऑडिट ऑफ बोरिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट करता है, लिक्विडिटी इफेक्ट करता है बिजनेस में, इट ऑल्सो इफेक्ट योर सॉल्वेंसी। ये इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट का मेजर पार्ट रहता है और गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बोलता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है लोन्स के वो आप अच्छे से चेक करो एज ऑडिटर, और जो भी नॉन कंप्लाइंट है वो आप कारों में रिपोर्ट करो। ठीक है। बेसिकली बोरिंग्स आर क्लासिफाइड एज टर्म लोन, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन। ये आपका मतलब मैंने कुछ कुछ आइटम्स कवर करे हैं जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके इनके अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, इसका वर्क पेपर हम कैसे बनाएंगे, ये डिस्कस करेंगे। तो मेजरली जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट करोगे तो जो भी आपके बोरोइंग्स रहेगा एदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, यही 5-6 कैटेगरी के आपके बोरोइंग्स रहेंगे। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस। आपका टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स, अगर आपको बिजनेस आपको एक्सपांड करना है, जहाँ पे आपको एक्सटेंसिव कैपिटल की ज़रूरत है कि आपको फैक्ट्री बनानी है, लैंड एक्वायर करना है, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना है, तो उसके लिए आप टर्म लोन लेते हो। जहाँ पे जो रिपेमेंट जो प्रिंसिपल का रिपेमेंट होता है वो से 3 साल 4 साल 5 साल के बाद स्टार्ट होता है, और फॉर द टाइम तब तक आप सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। ठीक है। डिवेंचर्स भी लॉन्ग टर्म ही कैपिटल नीड्स होता है, जहाँ पे आप डिवेंचर इशू करते हो सामने अपने आइदर पब्लिकली और प्राइवेटली, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आप बोलते हो आप ये डिविडेंड ले लो और आपको मैं इतने इतने पीरियड में आपको मैं इतने इतने इंटरेस्ट दूंगा, और आपका मैच्योरिटी के टाइम में वेदर एट अ प्रीमियम, एट पार और प्रीमियम जो भी है, तब मैं आपको इतना पैसा दूंगा। तो ये डिवेंचर रहता है। डिवेंचर एक सिक्योरिटी का टाइप ही है जहां आप इन्वेस्टर से पैसा लेते हो, आइदर पब्लिकली और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। जब आप इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहते हो तब आप डिवेंचर इशू करते हो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ये भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल से ही, लॉन्ग टर्म कैपिटल नीड्स ही है, जहाँ पे आप पैसा बाहर से मंगाते हो। कैश क्रेडिट,
बैंक आपका स्टॉक देखता है, आपका रिसीवर्स देखता है, आपका क्रेडिटर्स देखता है कि हाँ, इस बंदे के पास इतना स्टॉक है, ये स्टॉक इतने दिन में बिक जाएगा, इसका इतना डेटर्स है, इससे इतना पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो बट उसमें ना टाइम लैग रहता है। डेटर से मुझे आज मिलेगा, कल मिलेगा, 10 दिन बाद मिलेगा, मुझे पता नहीं है, बट मिलेगा जरूर। तो उस केस में आपको बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि यू कैन यूज दिस फंड फॉर दिस मच ऑफ इंटरेस्ट। जब भी आपको पैसा जब आपका आ जाएगा तो आप इसी बैंक अकाउंट में आप पैसा मंगा भी सकते हो और इसी बैंक अकाउंट से आप पैसा यूज भी कर सकते हो। ये कैश क्रेडिट है जो कि आपके फ्लेक्सिबल बोरोइंग्स रहता है अगेंस्ट करंट एसेट्स, ठीक है। ओवरड्राफ्ट इज लाइक, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो आपका करंट एसेट्स पे दे, वो आपको ऐसे भी कोई बैंक आपका क्रेडिट वर्दीनेस देख के भी आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकते हैं। आजकल तो सैलरी ओवरड्राफ्ट भी आता मार्केट में है, ठीक है। तो जिस बैंक जहाँ पे आपका करंट अकाउंट है वो आपका ओवरड्राफ्ट में प्री सेंशन लिमिट्स भी रहते हैं, जहाँ पे वो आपको बैंक अकाउंट को ट्रेस करते रहते हैं कि हाँ आपके अकाउंट में इतने इतने दिन पे इतने इतने पैसे आ रहे हैं, और उस बेसिस पे आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करके प्री अप्रूव्ड लिमिट डाल के वो फैसिलिटी आपको बोलते हैं कि आप ये मेरा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी यूज कर सकते हो, सो दैट अगर आपको पैसा की जरूरत है तो आप यहाँ से यूज कर लो, और जो भी आपका पैसा आएगा आप इसी अकाउंट में वापस मंगा भी सकते हो। एंड वो फिर साइकिल चलते रहता है, आप जितना विड्रॉ करोगे उतने पे ही आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका बैंक स्टेटमेंट के थ्रू जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। ये होता है मेरा ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी वाया करंट अकाउंट्स, ठीक है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक आपके अकाउंट में आपको दिखेगा क्या मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मैं इतना यूज कर सकता हूँ। बट डिमांड लोन में क्या होता है, आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ता है बैंक को कि मुझे 10 लाख चाहिए 7 दिन के लिए, या फिर 5 लाख चाहिए 2 दिन के लिए। तो आपको जितनी बार आप पैसा निकालोगे उतनी बार आपको डिमांड लोन के केस में आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा। उस रिक्वेस्ट लेटर जब आप रेज करोगे तो आपका उतना पैसा आपको आपके अकाउंट में दे देगा। फिर वो उसका ऑटो मतलब रिपेमेंट डेट भी उसमें रहता है कि आप इस दिन को रिपे कर दोगे। तो ये रहता है डिमांड लोन डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ये भी एक फैसिलिटी है, मुझे आज 10 लाख की जरूरत है, मैंने 10 लाख मंगा लिया, 7 दिन के बाद मेरा बैंक से ऑटो पे हो जाएगा उसको। फॉर एवरी डिमांड लोन रिपेमेंट डेट इज प्री डिसाइडेड कि हाँ 7 दिन के बाद आपको मिल जाएगा। और किसी किसी बैंक मिनिमम 7 दिन या फिर 5 दिन का बोलता है, मिनिमम 5 डेज का आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज लिया कल दे दिया परसों ले दिया, वैसा होता है, बट उसमें इंटरेस्ट रेट वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। बट मिनिमम 7 डेज का जो मैंने देखा है, मिनिमम 7 डेज का रहता है, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज भी डिमांड लोन लेती है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ लोन है, ये तीन आपका करंट है, मतलब जहाँ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहता है, जब आपको यूज करना है आप यूज करो, बैंक को कोई रिक्वेस्ट लेटर भेजने की जरूरत नहीं है। डिमांड लोन में आपको रिक्वेस्ट लेटर भेजना पड़ेगा विथ डिफाइनिंग रिपेमेंट डेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री डिसाइडेड रहता है, क्वार्टरली चेंज होता है या फिर हाफ ईयरली चेंज होता है, बट रिपेमेंट डेट यू नीड टू पुट ऑन दैट रिक्वेस्ट लेटर। एज अ ऑडिटर आप क्या वेरीफाई करोगे, एग्जिस्टेंस है या नहीं है, लोन एक्चुअली एग्जिस्ट, ये मैं कहाँ से देखूंगा। तो लोन के बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, कन्फर्मेशन लेंगे कि हाँ बैंक मुझे कंफर्म कर रही है, उसका मूवमेंट आप ये इजीली ट्रेसेबल रहता है कि हाँ लोन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपने यूज करा है या नहीं करा है, सेंसन लेटर से भी देख सकते हो। कंप्लीटनेस, दिस इज द, हमें सबसे ज्यादा जो बोरिंग्स में जो दिक्कत आती है वो कंप्लीटनेस का रहता है। सपोज करो डिमांड लोन है, डिमांड लोन में आपने सपोज करो हजारों डिमांड लोन के लिए आपने रिक्वेस्ट रेज करे ड्यूरिंग द पीरियड, बट अगर क्लाइंट ने आपको सिर्फ 500 का या 600 का दिया कि नहीं मेरा 600 ही डिमांड लोन है, तो उस केस में आप कैसे ट्रेस करोगे। उसने आपको दे दिया कि मैंने इस दिन के इस दिन इतना इतना, इस दिन इतना इतना मैंने डिमांड लोन रेज करा है, तो उस केस में आप कैसे चेक करोगे कि हाँ ये कंप्लीट लिस्ट है या नहीं है। तो बेसिकली डिमांड लोन आप जितना भी रेज करोगे दैट इज ओके, ठीक है। डिमांड लोन का एक लिमिट रहता है कि मैक्सिमम लिमिट इज से 50 करोड़ और 100 करोड़। आपने 2 करोड़ 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसे करके करके आपने रेज करा, तो आप इसका कंप्लीटनेस कैसे चेक करोगे, मैं ये आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो वी नीड टू इंश्योर दैट ऑल बोरिंग्स आर रिकॉर्डेड। इसका हम लोग कंप्लीटनेस ऐसे चेक करेंगे कि हम लोग बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे कि कितना हमने उसको रिपेमेंट करा हुआ है, क्योंकि वो ऑटो रिपे होता है, तो वहां से हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट हमने पे करा है या जो रिपेमेंट अमाउंट पे करा है, बैंक में पहले से डिसाइडेड रहता है कि इस बैंक अकाउंट से मेरा ऑटो पे होगा, ठीक है। तो इसका
मतलब सब्सटेंटिव टेस्टिंग के टाइम पे हम लोग सैंपल लेवल पे डेट्स चेक करेंगे कि इस डेट पे कोई हमने डिमांड लोन लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो वहाँ से हम लोग चेक कर लेंगे कि यस द दिस मच अमाउंट ऑफ लोन वाज टेकन ऑन दैट डेट, और उसका 7 दिन या 6 दिन के बाद रिपेमेंट हुआ है तो रिपेमेंट जिस बैंक अकाउंट से डेबिट हुआ है उस बैंक अकाउंट से हम लोग डेबिट का अमाउंट ट्रेस कर लेंगे, और ऐसे करके हम लोग इसको चेक करेंगे। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, बैंक बैंक अकाउंट जो है किसके नाम पे है, मतलब लोन कंपनी के नाम पे ही है, ऐसा तो नहीं दूसरा मतलब कोई दूसरा लोन हमने अपने बुक्स में डाल रखा है। वैल्यूएशन में इंटरेस्ट इज प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड, डिवेंचर के केस में हमने डिस्काउंटिंग कर रखा है तो प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर है या नहीं है। प्रेजेंटेशन प्रॉपर क्लासिफिकेशन, मैंने शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म में डाल रखा है, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म में डाल रखा है। जो मेरा ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर सॉरी डिवेंचर है या फिर कन्वर्टेबल डिवेंचर है, इश्यूड एट पार, इश्यूड एट डिस्काउंट, जो भी उसको फैक्टरिंग करके जो भी हमने इक्विटी कंपोनेंट को अलग करके लायबिलिटी कंपोनेंट को अलग करके हमने प्रॉपर्ली प्रेजेंट करा या नहीं करा फाइनेंशियल्स में, ये हमें चेक करना पड़ेगा एज ऑडिटर। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर टू चेक। अब अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इस प्रोसीजर्स को, वो डिस्कस करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लोन एग्रीमेंट लेंगे क्लाइंट से। लोन एग्रीमेंट इज बेसिकली जो भी बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर रहता है वो आपको सारा आपका क्रेडिट वर्दीनेस सब चेक करके जो भी सिक्योरिटी उनको लेना होता है, प्लेस करना होता है, वो सब करके वो आपको सैंक्शन लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि यस यू हैव अ सैंक्शन लिमिट ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट दिस फैसिलिटी। ठीक है, वो प्रॉपर आपको सैंक्शन लेटर देगा कि इसमें आपका डिमांड लोन का लिमिट ये है, क्रेडिट मतलब कैश क्रेडिट का फैसिलिटी ये है, एक्सटर्नल बोरिंग का ये है, और गारंटी वाट एवर में भी वो आपको पूरा लिस्ट देगा कि दीज आर द फैसिलिटीज दैट यू आर एलिजिबल फॉर। आपको जो भी फैसिलिटी लेना है आप प्लीज हमें ये सैंक्शन लेटर साइन करके दे दो। ठीक है, उसके बाद वी विल डिसाइड वाट एवर फैसिलिटी यू रिक्वायर, विल प्रोवाइड यू दैट फैसिलिटी एंड दिस आर द टर्म्स एंड कंडीशन दैट यू नीड टू कंप्लाई आफ्टर द लोन हैज बीन डिसबर्स्ड। ठीक है, तो पहले आपको सैंक्शन लिमिट देता है, और सैंक्शन लिमिट से पहले क्या क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप किसी कंपनी को लोन की जरूरत है, ठीक है, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये ना बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट इन द सेंस नॉट ओनली फॉर द बैंक्स और फॉर द बिजनेसमैन, द मिडलमैन, लाइक देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग इन द मार्केट विच प्रोवाइड फैसिलिटी टू द बिजनेसमैन कि आप ये लोन ले लो, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा, आपको मैं बेस्ट लोन दिला दूंगा फ्रॉम आई हैव द कॉन्टैक्ट विद माई ऑल द बैंक्स इन आवर एरिया। ठीक है, तो आपको जिस टाइप का लोन की जरूरत है मैं आपको वो लोन दिला दूंगा। तो बहुत सारे बिजनेसमैन बैंक के पास भी जाता है या फिर जो उनका कंसल्टेंट रहता है उनके पास जाता है। दैट कंसल्टेंट वर्क्स एज अ मिडलमैन। ठीक है, कि हाँ आपको लोन लेना है, लोन के लिए ये पेपर्स की जरूरत है, वो आप दो। ठीक है, एंड द बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में रहते हैं, दे प्रोवाइड दे गो टू दिस कंसल्टेंट्स लाइक आप मेरा लोन पिच कर देना। ठीक है, मेरा लोन में ये फैसिलिटी है, इतना प्रोसेसिंग फी है, प्रोसेसिंग फी ऑफ लोन इज वेरीज फ्रॉम से 0.4 टू 1%। ठीक है, जहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग फी कम रहेगा मैं वहीं से लोन जाके लूंगा। तो ये बैंक उस कंसल्टेंट के पास जाता है, वो उनको बोलता है कि आप अगर मेरा लोन दिलाओगे मैं आपको इतना % कमीशन दूंगा। सपोज करो किसी किसी बिजनेसमैन को 2 करोड़ का डिमांड लोन या फिर 2 करोड़ का ओवरड्राफ्ट चाहिए, बैंक उस लोन को प्रोसेस करने के लिए 0.4 या से 5% चार्ज करती है। 5% 0.5% कितना हुआ आपका 2 करोड़ का, 1 लाख रुपया। बैंक बोलती है इस प्रोसेसिंग फी का 50% आप रख लेना, 50,000। अगर किसी बैंक ने किसी बिजनेसमैन उस कंसल्टेंट के पास गया कि भाई मुझे किसी अच्छे बैंक से लोन दिला दो, ये पेपर्स है, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको इस बैंक से लोन दिला दूंगा। उसका काम है वो फाइल बना के फाइल को बैंक के को हैंड ओवर कर देना, और उसका 50,000 रुपया, अगर 2 करोड़ का लोन है तो उसका इनकम हो गया वो, और ये पैसा बैंक देती है ना कि आगे का बिजनेसमैन। ये बहुत बड़ा मार्केट है अभी जो चल रहा है, 100 करोड़ 200 करोड़ का टर्नओवर रहता है एक कंसल्टेंट का इसमें, मतलब इन द सेंस 200 करोड़ 300 करोड़ का ये लोग एक साल में लोन सैंक्शन करवा देती है। बहुत सारे सीए भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये केस ऐसा रहता है। तो एज अ ऑडिटर यू नीड टू सी कि हाँ मैं लोन एग्रीमेंट वेरीफाई करूंगा, सैंक्शन लेटर लूंगा, उसके बाद सैंक्शन लेटर लोन एग्रीमेंट एक ही बात हुआ, आप उस सैंक्शन लेटर को आप साइन कर दोगे लोन एग्रीमेंट, या फिर आपने किसी अदर देन बैंक से आपने लोन ले रखा है तो उसका लोन एग्रीमेंट होगा। रिपेमेंट शेड्यूल, आप रिपेमेंट शेड्यूल देखोगे कि हाँ इनका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है इन केस ऑफ तो जो भी आपका कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट लोन्स रहते हैं उसमें ना
you need to, whatever loan you have taken or you have utilized, you have to cover those in say 90 days or 180 days depending upon terms. क्या रहता है, आपको 10 करोड़ का लोन किसी बैंक ने दिया है, आपने क्या किया, वो 10 करोड़ में से 9 करोड़ आपने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इंटरेस्ट चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हाँ 1 साल हो गया, अब 1 साल के बाद आपने वो दे दिया पैसा और फिर ले लिया वापस। तो ऐसा नहीं होता है। बैंक आपको यू हैव टू मेक दैट बैंक अकाउंट रनिंग, यू हैव टू कीप दैट बैंक अकाउंट रनिंग। लाइक आपने पहले ही दिन आपने 9 करोड़ ले लिया, अब वो 9 करोड़ आपने मिसयूज कर लिया, आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, ठीक है। स्टॉक मार्केट जब बढ़ेगा घटेगा जो भी है, और आपने जब आपको देने का पैसा आया 1 साल बाद, आप बोलो 1 साल बाद मैंने पैसा बैंक वहां स्टॉक बेचा, जो भी पैसा आया मैंने दे दिया, ऐसा नहीं। इसीलिए बैंक क्या करती है, आपको 90 डेज के अंदर आपको वो साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम दैट यू कैन होल्ड दैट अमाउंट विथ यू इज से 90 डेज या 180 डेज, वो लिमिट लगा देती है। और इंटरेस्ट तो आपको मंथली या क्वार्टरली जो भी है वो पेमेंट करना ही पड़ता है बैंक को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो रहता है। टर्म लोन में रिपेमेंट शेड्यूल आता है, बुलेट पेमेंट रहता है, या फिर 2 साल के बाद आपका प्रीमियम स्टार्ट होगा, फॉर द टाइमिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। डिवेंचर के टाइम में साल में एक बार आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो ये सब हमें चेक करना है। अगर डिफॉल्ट हो गया तो यू नीड टू रिपोर्ट दैट इन कारो, रेगुलर पेमेंट नहीं। टेन्योर आप देख लोगे, सिक्योरिटी क्या क्या प्लेस्ड है। जो मैंने देखा है, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के केस में आपको प्रॉपर्टी लेते हैं कि हाँ यू आर दिस प्रॉपर्टी विल बी विद अस एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। और यू नीड टू सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट एंड जो भी आपका है उस पर भी चार्ज रहेगा, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस में फिक्स डिपॉजिट पे भी आपको, फिक्स डिपॉजिट भी एज अ सिक्योरिटी रखते हैं। इंटरेस्ट रेट MCLR प्लस जो भी स्प्रेड रहता है वो टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है, आपको उसी इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, रिकैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने ऑप्टेन कर लिया सारा, आपने समझ लिया। इसका कैसे हम लोग एक्सेल में करेंगे ये आपको मैं समझा दूंगा पूरे डिटेल में, उसका टेंशन मत लो। ऑडिटर सर सेंड्स एक्सटर्नल कंफर्मेशन टू बैंक टू कंफर्म आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इंटरेस्ट चार्ज, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड। वी एज ऑडिटर हमें कंफर्मेशन भेजनी होती है टू चेक, क्योंकि देखो जो मैंने पिछले क्लास में बताया सबसे ज्यादा फ्रॉड कैश में ही होता है। ये भी तो कैश ही है, बट आपका नहीं है तो कैश, ठीक है। तो हमें कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना है, इसने कितना इंटरेस्ट चार्ज करा है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं वो लोग, और जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है हमें इंटरेस्ट रिकम्प्यूट करना पड़ेगा। वेरीफाई सिक्योरिटी और चार्ज क्रिएशन। इफ अ लोन इज सिक्योर्ड कंपनी मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। ROC फाइलिंग हमें करना पड़ता है सेक्शन 77 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट। जब आप किसी चीज को चार्ज का मतलब ये होता है कि जिससे आपने लोन ले रखा है उस पर उसका हक है पहला, ठीक है। तो चार्ज के लिए फॉर्म रहता है CSG1 फॉर क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। आपको सपोज करो आपका लिमिट पहले 30 करोड़ का था, 50 करोड़ का हो गया, तो चार्ज सिक्योरिटी भी तो उसी हिसाब से वो लेगा आपसे ज्यादा। CSG4 इज सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। आपका लोन खत्म हो गया तो आप CSG4 चार्ज करके उस सेटिस्फेक्शन को हटा दोगे, ये आपका MCA में आपको दिख जाएगा सारा। ROC फाइलिंग एज ऑडिटर यू हैव टू वेरीफाई, ये CSG1 CSG4 आपको लेना पड़ेगा, CSG9 इज फॉर डिवेंचर्स का, ठीक है। लोन कोविनेंस, जब आप सैंक्शन लेटर देखोगे ना उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। आपका डेट इक्विटी ये होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, आपका करंट रेशियो ये होना चाहिए, आपको क्वार्टरली आपको फाइनेंशियल में भेजना है, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट भेजना है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। आप ये पैसा किसी और चीज के लिए यूज नहीं करोगे, आप ये पैसा 90 डेज के अंदर आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करके आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं करोगे या फिर स्टॉक मार्केट के लिए यूज नहीं करोगे, सारा टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। उसको हम लोग लोन कोविनेंस बोलते हैं। इफ एनी ऑफ दिस पॉइंट्स आर नॉट मेट, आपका लोन फैसिलिटी टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वी एज ऑडिटर वी नीड टू चेक वेदर लोन कोविनेंस वेर कंप्लाई ड्यूरिंग द ईयर और नॉट, ठीक है। कोविनेंस होता है मिनिमम डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सारे बैंक से पैसा उठा लिया है और आपका डेट ज्यादा हो गया। मिनिमम डेट कवरेज रेशियो है ये, ठीक है। हमें इसका कंप्लाइंस चेक करना पड़ेगा, और अगर कंप्लाइंट नहीं है तो फिर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वेरीफाई क्लासिफिकेशन, शेड्यूल 3 जो क्लासिफिकेशन के लिए बोलते हैं, सिक्योर्ड लोन को आप बैक बाय एसेट, आप कितना आपका सिक्योर्ड लोन है कितना अनसिक्योर्ड लोन है वो आपको फाइनेंस में अलग अलग दिखाना पड़ेगा। नो कोलैटरल, करंट मैच्योरिटीज, आपका कोई लोन अगर पेबल विद इन 12 मंथ्स है तो उसको करंट एसेट करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। इसका जो मेन रहता है ना कारों का, सॉरी बोरोइंग्स का, मेन जो इसका है आपका कार बोरोइंग्स में, बहुत सारे आप छोटे मोटे कंपनी तो ये कारो रिपोर्टिंग में जो मेरा टेम्पलेट रहता है रिपोर्टिंग का वही एज इट इज डाल देते हैं, कोई चेक करता है या नहीं करता है मुझे पता नहीं है।
बहुत बिग फोर में तो बहुत डीपली और बहुत ही अच्छे से चेक करा जाता है ईच एंड एवरी पॉइंट्स। जो भी आपका गाइडेंस नोट रहेगा कारों में, आप एक बार देख लेना कि एज ऑडिटर व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू चेक ऑन दिस। एक एक चीज आपको चेक करना पड़ेगा। बोरिंग सा पूरा क्लॉज ही है जहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपने टाइमली पे करा है या नहीं करा है, नहीं करा है रिपोर्ट करो। आपको, आप विलफुल डिफॉल्टर तो नहीं हो कि हाँ आपने जानबूझ के आपने पैसा नहीं दिया है और आपने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है। लोन यूज फॉर रॉन्ग पर्पस, आपने शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में डाल दिया। शॉर्ट टर्म फंड यूज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। हाँ, आपने किसी चीज के लिए पैसा अ, आप आपने लोन लिया था टू रन योर बिजनेस एंड यू आर यूजिंग दैट फंड फॉर समथिंग एल्स, फॉर सम अदर नॉनसेंस थिंग्स। कंपनी ने 15 करोड़ का बोरिंग्स दिखा रखा है, बट जब आपने कंफर्मेशन भेजा उसमें 17 करोड़ दिखा रहा है, तो ये 2 करोड़ जो है इट इंडिकेट्स ऑन रिकॉर्डेड बोरिंग्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आप क्लाइंट से डॉक्यूमेंट लेने जाओगे ना, तो जो भी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च रहेगा ना, सपोज करो आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च है 20 लाख रुपया, आपको बोलेगा ये मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20 लाख का, ये मेरा का इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है। बट आप उतने से सेटिस्फाई हो जाओगे? आपको पूरा का पूरा मूवमेंट देखना पड़ेगा। ओपनिंग में इतना था, ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना इस डेट पे इतना लोन लिया है, इतने डेट पे आपने रिपेमेंट करा है, इस पीरियड में इंटरेस्ट इतना बना है, एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज दिस, ठीक है। ये ये सब आपको पूरा का पूरा लोन का मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा फ्रॉम क्लाइंट। और जो भी जितने भी आपने ड्यूरिंग द ईयर लोन ले रखे हैं, वो तो आपका, जैसे मैंने उस दिन बताया, बोर्ड मीटिंग, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग जब आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। कंप्लीटनेस वहां से भी इंश्योर होता है कि हाँ मैंने सारे लोन्स जो भी मैंने ले रखे हैं मैंने क्लोज करा या नहीं कराया, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई लोन सेंशन करवाया है, सेंसर करानी, ठीक है, सेंशन कराया बट आपने यूटिलाइज नहीं करा, इस वर्ष होना चाहिए। आपको प्रॉपर, मैंने जो बोला आपको प्रॉपर ना लोन्स और बोरेंस का मूवमेंट लेना पड़ेगा। ओपनिंग है, लोन है, रिपेड, क्लोजिंग, जो भी इस पे इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। रॉन्ग यूज ऑफ बोरोड फंड्स, मतलब आपने टर्म लोन ले लिया 100 करोड़ का फॉर ए प्लांट एक्सपांसन, बट जब एज ऑडिटर ने चेक करा, जब ऑडिटर ने एंड यूज, हमें इसका एंड यूज सर्टिफिकेट भी लेना होता है कि फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट द फंड दैट हैज बीन बोरोड हैज बीन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस व्हाट दैट वाज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, ठीक है। जिस पर्पस के लिए हमने लोन लिया था हमने उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करा है, तो ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है इसका। और हमने डिस्कवर करा कि जो लोन इसने लिया पुराने लोन पेमेंट करने के लिए लिया या ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो ये सब हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा बोरिंग सा हो गया। मैं आपको पहले ना मैं आपको पहले जो भी मेरा एक्सेल में ये सब अभी तक हमने पढ़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं ऑडिट ऑफ डिवेंचर्स का आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसको अलग से करते हैं, पहले एक्सेल में देख लेते हैं। हमने अपना ये लिख दिया एज इट इज। उसके बाद टाइप्स ऑफ लोन्स में ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि मतलब हम लोग कौन कौन से लोन्स क्या क्या रहता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। रिकन्सिलेशन में चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहीं से लिंक लगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन है, ये हमारा वर्क डन है। वी विल ऑब्टेन ट्रायल एंड द लेजर फॉर द बोरोइंग्स। लेजर से हम लोग चेक कर पाएंगे कि जो इंटरेस्ट इनका इन्होंने अपने फाइनेंस कॉस्ट में डाला है वो सही डाला है या नहीं डाला है, और जो इंटरेस्ट उन्होंने डाला है सारे बोरोइंग्स के अगेंस्ट में या जितने भी इन्होंने अमाउंट विड्रॉ करा है उस पर उन्होंने इंटरेस्ट कंप्लीट करा है नहीं करा है, वहाँ से कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे। ये सेंशन लेटर लोन एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जो मतलब किस पर्पज के लिए इन्होंने लोन लिया था ये हम समझ लेंगे। इंटरेस्ट वर्किंग हम लोग देखेंगे। रिलेटेड पार्टी से कोई अगर लोन है तो वो हम लोग चेक करेंगे। बहुत सारे केसेस में क्या करते हैं लोग डायरेक्टर से भी लोन ले लेते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं। बैंक स्टेटमेंट हम लोग ले लेंगे, या फिर पढ़ लो आपसे भी। बोर्ड रिजोल्यूशन मीटिंग, हम बोर्ड मिनट्स का मीटिंग लेंगे, वहाँ देखेंगे कोई लोन इन्होंने लिया या नहीं लिया ड्यूरिंग द ईयर, कोई नया लोन, ऑथराइज सिग्नेटरीज कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चेक करेंगे। बोरिंग्स के जब हम लोग कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लेते हैं, कोई भी करंट कोई भी फैसिलिटी लेते हैं, तो आइदर बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट या फिर गारंटी या फिर एनी, उसमें हमें स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना होता है बैंक को ऑन मंथली बेसिस पे। तो उस स्टॉक स्टेटमेंट में जो मेरा बोरिंग्स का अमाउंट है
सॉरी, उस स्टॉक एक्सचेंज जो मेरा स्टॉक का अमाउंट है या फिर डेटर्स का अमाउंट है या क्रेडिटर्स का अमाउंट है, उसमें जो एजिंग है वो उन्होंने सही से डिस्क्लोज करा या नहीं करा, ये भी हमें चेक करना होता है। हम मंथली तो नहीं चेक करते, हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि कारों में क्वार्टरली रिटर्न्स जो सबमिट करा है वो चेक करने के लिए बोलता है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। हमें मंथली हम लोग हमें ट्रायल बैलेंस लेना होता है टू चेक वेदर द अमाउंट दैट हैज बीन submitted with the banks are correct or not. Purpose of loan: the loan taken from the bank is utilized for the purpose, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। लोन रिपेमेंट शेड्यूल, इंटरेस्ट शेड्यूल हम लोग लेंगे, उसका सपोर्टिंग। ये मेरा डिस्क्लोजर्स, ये मेरा टीबी में बैलेंसेस रहते हैं। जैसे मेरा सपोज कर मेरा जो टर्म लोन है वो नॉन करेंट है, क्योंकि उस मैंने 5 करोड़ का टर्म लोन ले रखा है। मैंने करंट में डिमांड लोन ले रखा है 3 करोड़ का। मेरा कैश क्रेडिट ले रखा है मैंने एसबीआई से 4 करोड़ का। और एक्रूड इंटरेस्ट मेरा 45 लाख रुपया आ रहा है, मेरा फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है 71 lakhs। तो ये एक एक फिगर हम चेक करते हैं और इसका हमें वर्क पेपर कैसे बनाते हैं ये एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले इनका मूवमेंट देख लेते हैं कि ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, एक एक करके देखते हैं। मेरा ओपनिंग बैलेंस में अपने साइंड फाइनेंशियल से वेरीफाई कर लूंगा। उसके बाद जो भी उसमें एडिशन डिलीशन हुआ है, एडिशन डिलीशन का मतलब मैंने कितना पैसा ड्यूरिंग देयर बोरो करा है, कितना मैंने रिपे कर दिया। करेंट, ये टर्म लोन में तो वैसा सिचुएशन बहुत कम देखने को मिलेगा, बट ये डिमांड लोन और कैश क्रेडिट इस सब में आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट रहते हैं। ये एक बार देख लेते हैं। ये समझ गया, ये बेसिकली मेरा ट्रायल बैलेंस, ये मेरा ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है। दीज आर ऑल मेरा क्रेडिट फिगर्स। मैं अगर इसको आपको सही ढंग से दिखा दूं तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है? ऐसे दिखे। ये मेरा ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है सारे, और ये मेरा फाइनेंस कॉस्ट जो डेबिट बैलेंस रहता है ये। मूवमेंट पे चलते हैं, मैं आपको सारा मूवमेंट एक बार बता दूं। सपोज मेरा टर्म लोन का इंटरेस्ट है 9%, एसबीआई क्रेडिट कार्ड का 7.5%, दूसरा मेरा 7.5% है, ठीक है। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है 5 करोड़, और ये मेरा ये आप वेरीफाई कर पाओगे फ्रॉम योर दिस। आपको एग्जैक्टली ऐसा ही वर्क पेपर बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा और आपका कंप्लीटनेस आप चेक कर पाओगे, ठीक है। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, क्या करो ये आप यू कैन वेरीफाई दिस फ्रॉम योर साइन फाइनेंशियल्स। ठीक है, वेरीफाइड फ्रॉम साइन। ये ड्यूरिंग द देखो टर्म लोन में कोई भी एडिशन रिपेमेंट नहीं है, ये आपका डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस हो गया। एज पर टीबी भी यही आ रहा है। इसका पेमेंट टर्म्स आप देखोगे तो इसमें लिखा है प्रिंसिपल बुलेट पेमेंट में पेमेंट पे करना होगा 2028 में। ये आपका पेमेंट टर्म्स में ऐसा लिखा होगा जब इसका आप एग्रीमेंट देखोगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप नॉन करेंट करोगे, क्योंकि ये 2028 में, आप 26 में हो अभी, 27 में भी पेमेंट नहीं होगा, 28 में जाके आपको पेमेंट करना है। तो तब तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट, वो भी एनुअली पे करना है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा ये आप चेक करोगे। इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे है 5 लाख का ही है, कोई मूवमेंट पेमेंट नहीं है, तो आपको 9% के हिसाब से 45 lakhs आप यहाँ पे ऐसे इंटरेस्ट आपका पेमेंट हो जाएगा 45 lakhs, ठीक है। तो आपका टर्म लोन्स में ये आप सारे चेक कर लोगे अपने एग्रीमेंट से कि आपका सिंपल कैलकुलेशन 45 lakhs आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो आपका टर्म लोन्स यहाँ पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा।
बाकी आया डिमांड लोन। ये जो डिमांड लोन आपका क्लोजिंग बैलेंस है 3 करोड़ का, ये है आपका ये वाला, ये क्रेडिट नहीं है, डिमांड लोन है, ठीक है। डिमांड लोन एसबीआई, आपने एसबीआई से डिमांड लोन ले रखा है 7.5% के हिसाब से। इसमें ओपनिंग आपका कुछ नहीं था, ड्यूरिंग देयर आपका आपने ले रखा है। तो इस केस में आपको टेंशन लेकर लेना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देखने पड़ेंगे, जो भी आपका फाइनेंशियल कोविनेंट्स है, लोन कोविनेंट्स, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये जो आ रहा है एडिशन, रिपेमेंट, उसके बाद क्लोजिंग, ये आपको ये जो शेड्यूल है ना, ये कोई आप देखोगे कि इसमें और इसमें इसमें आपका डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है, ये आपका है कैश क्रेडिट का लोन। आप इसको कैश क्रेडिट बोल सकते हो, या फिर जो भी आपका ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट के केस में भी ऐसा ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिखा हुआ है नीचे। और डिमांड लोन के केस में एवरी फॉर एवरी विदड्रॉ इज अ सेपरेट लोन, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप देख सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ है, इंटरेस्ट रेट 7% है। आपने अप्रैल में एक लोन लिया, सपोज करो 2 तारीख को, आप जब अप्रैल में आपको 3 करोड़ का जरूरत था, आपने बैंक को आपने लेटर लिखा, रिक्वेस्ट लेटर बाय ऑथराइज सिग्नेटरी, जो हमने देखा था, ऑथराइज सिग्नेटरीज अगर चेंज है तो बोर्ड मिनट्स में ही पता चल जाएगा, वहां से भी आप वेरीफाई कर पाओगे कि यस लोन रिक्वेस्ट हैज बीन अप्लाइड बाय ऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो आपको 3 करोड़ का लोन का जरूरत था, 2 अप्रैल को आपने रिक्वेस्ट लेटर डाला, उसने आपको मतलब ऑन डिमांड है, तो आपको मतलब उसी टाइम आपको उसने लोन क्रेडिट कर दिया। और उस रिक्वेस्ट लेटर में आपने रिपेमेंट डाला था कि मैं 12 तारीख को आप रिपे कर, जब इनका जो ये अरेंजमेंट होता है ना, तो ऑन रिपेमेंट डेट वो ऑटो पे का ऑप्शन रहता है, वो डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट से इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इसने बोला कि रिपेमेंट डेट आप 12 तारीख का लिखो, 12 तारीख में आप ऑटो पे कर लेना, जो कि 11 दिन का है। आप यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे 6 तारीख 6 दिन का भी है, इसने 5 दिन का भी ले रखा है, 4 दिन का भी ले रखा है। बहुत सारे केसेस में चलो 2-4 दिन का होता है, बट मिनिमम 7 डेज का रहता ही है। अब इस केस में आप एग्जाम्पल में आपका चलो 4 दिन का है, ठीक है, तो आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखोगे कि हाँ सच में 5 दिन या 6 दिन का भी उनको अलाउड है या नहीं है, वो आप चेक करोगे। तो इस केस में आप क्या करोगे, आपने अप्रैल का देखा, 3 करोड़ का इसने लिया था, 11 डेज का, इंटरेस्ट सही कैलकुलेट करा या नहीं है, ये आपने इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा लिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला क्या है, P5 प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ डेज। आपने इसने का इंटरेस्ट इसने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे करके मई जून में भी आपने ले रखा है, ये सारे ऐसे ही बनेगा एक एक करके। ठीक है, हर एक लाइन आइटम जो भी इस शेड्यूल में रहेगा, वो दैट इज सेपरेट लोन फॉर एवरी, हर लोन के लिए रिक्वेस्ट लेटर होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी टाइम के हिसाब से होगा, जैसे अगर मेरा अप्रैल में मैंने अभी के लिए सिंप्लीफाई के लिए 7.5% ले रखा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये चेंज हो जाएगा, वो बैंक आपको कम्युनिकेट कर देगा। उसके बाद आप रिपेमेंट डेट डालोगे कि इस डेट पे आप ऑटो पे कर लेना, जो भी इंटरेस्ट बनेगा इतना इंटरेस्ट बनेगा, आप इतना इंटरेस्ट मेरे अकाउंट से ले लेना। ठीक है, तो ऐसे करके ये आप मतलब 100-200 लाइन आइटम में ड्यूरिंग द ईयर में आपका चला जाएगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप सैंपल रन, सॉरी, इस केस में आप सैंपल उठाओगे 5-6 का, और 5-6 का आप चेक करोगे, ऑन सैंपल करोगे कि हाँ इसका रिक्वेस्ट लेटर में ये था कि ये पेमेंट टर्म्स था, इतने दिन में पेमेंट डिडक्ट हो गया, इन्होंने लोन वाज अप्लाइड बाय ऑथराइज पर्सन। ऐसे करके आप इसका सैंपल चेक कर लोगे। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन तो आप ऐसे रन कर लोगे, जो भी मेरा टोटल इंटरेस्ट आएगा वो मेरा इसमें रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके ये देखो, ये 31 मार्च तक का ही हमें लेना पड़ेगा। ये जो है ये मैंने 1 तारीख को लिया है, और ये सब्सिक्वेंटली मेरा इतना बनेगा, तो आपको सिर्फ यहाँ तक कंसीडर करना है। ठीक है, और लाइकवाइज ये मेरा, इस केस में क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के लिमिट में, ये बेसिकली आपका बैंक स्टेटमेंट रहेगा। बैंक स्टेटमेंट जब आप उसका लोगे ना, और एक चीज और, यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी ये मोर देन 3 लाख, मोर देन 5 लाख का सेंशन लिमिट ना क्रॉस करा हो सकता है मैंने 3 लाख का लिया 7 दिन के लिए 2 को, और फिर मैंने 1.5 लाख का लिया मैंने 3 तारीख को, 3 अप्रैल को ही। तो इन एनी केस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा वो मेरा 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और बैंक, ये जो ओवरड्राफ्ट और सीसी में होता है, ये आपको बैंक स्टेटमेंट से ही आपको करना पड़ेगा, जो आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगा क्लाइंट से, बैंक से, उस बैंक स्टेटमेंट को आप ऐसे देखोगे, जिसमें डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट रहेगा और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मेरा लास्ट ईयर का 25 लाख ओपनिंग बैलेंस था,
ठीक है। ये 25 लाख ओपनिंग बैलेंस था मेरा कैश क्रेडिट में। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वेरीफाई कर लिया। ये मैं ओपनिंग बैलेंस में अपने लास्ट ईयर के साइन फाइनेंशियल से वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग देयर जो भी मूवमेंट है मेरा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट होते रहेगा। मेक श्योर इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, जैसे मेरा 25 लाख का था, मैंने और 3 लाख का लोन 3 करोड़ का ले लिया, तो ये मेरा 357 हो गया। उसके बाद मैंने इतना पे कर दिया, फिर इतना ले लिया, फिर इतना पे कर दिया, फिर इतना ले लिया, फिर इतना पे कर दिया, फिर इतना ले लिया, फिर इतना पे कर दिया, फिर इतना ले लिया, फिर इतना पे कर दिया, फिर इतना ले लिया। ठीक है, तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। बट मेक श्योर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये मेरा 5 करोड़ से ऊपर ना जाए। यहाँ पे विद इन लिमिट मैंने यहाँ पे फॉर्मुला लगा दिया है कि ये बैलेंस मेरा 5 करोड़ से ऊपर विद इन लिमिट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, ये किसी भी टाइम में आपका मोर देन ये नहीं होना चाहिए। और सपोज करो मैंने यहाँ पे 3 करोड़ ले लिया, और जो मैंने आपको बताया था कि विद इन 90 डेज या 180 डेज मेरा कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो पे हो जाना चाहिए। तो वो भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो मैंने 3 मई को लिया है, 3 मई को जो मैंने लिया है वो मेरा पेमेंट हो गया हो विद इन दैट गिवन टाइम। ठीक है, तो मैं इंश्योर करूंगा कि ये जो अमाउंट है विद इन 180 डेज या जो भी टाइम है उसके अंदर ये रिपे हो गया हो। तो मैं यहाँ देखूंगा यहाँ बहुत सारे केसेस में ये मेरा क्लोजिंग मतलब डेबिट बैलेंस भी हो जाता है कि मैंने 3 करोड़ लिया था, बट मैंने 3 करोड़ 50 लाख डाल दिया, 50 लाख मेरा है, बाकी मैंने कोई सेंसल में यूज नहीं कर रखा है। तो वो केस भी हो जाएगा यहाँ। उसके बाद इंटरेस्ट रेट में सेंसन लेकर से देख लूंगा कितने ये डेज जो है, ये बेसिकली मेरा 10 - 10 में ये मेरा 25 लाख पे जो इंटरेस्ट लगेगा, ये देखो, ये 25 लाख पे मेरा कितने दिन का इंटरेस्ट लगेगा। इस 25 लाख पे मेरा 3 मई को मैंने और ले लिया, तो 25 लाख पे मेरा 3 मई से लेकर 1 अप्रैल जो भी नंबर ऑफ डेज है 32 डेज, तो मेरा 25 लाख पे 32 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद मैंने 3 मई को फिर 3 करोड़ ले लिया, अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस 357 है। 3 करोड़, तो ये 3 करोड़ 57 लाख पे मेरा कितने दिन तक इंटरेस्ट लगेगा। तो आप देखो मैंने 4 जून को मैंने 2.5 करोड़ रुपया पेमेंट कर दिया है, तो मेरा 4 जून तक मेरा 357 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मेरा जो कैलकुलेशन है, 4 जून तक मेरा 357 पे इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद मेरा 97 बैलेंस हो गया, तो 97 पे मेरा फिर 28 डेज का लगेगा, क्योंकि 90 मैंने जुलाई को मेरे फिर से मैंने इतना पेमेंट ले लिया है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डेज ऐसे कैलकुलेट होगा। इस केस में ओवरड्राफ्ट और सीसी के केस में आपका फॉर्मेट यही रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। डिमांड लोन के केस में कोई जरूरत नहीं है, डिमांड लोन के केस में नॉर्मली कैलकुलेट होता है। तो ऐसे करके आप ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। इसको आप बैंक स्टेटमेंट से भी वेरीफाई कर लोगे जो भी आपका रहेगा। और जो 31 मार्च को मैंने 3 करोड़ कर लिया, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 4 करोड़ का। ठीक है, अब इस 4 करोड़ पे मेरा 6 दिन का लगेगा, जो भी मेरा ये अब ये मेरा इंटरेस्ट ड्यू है। अब ये मैंने पेमेंट कर दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कराया तो मेरा एक्रूड इनकम में आएगा। 31 मार्च को मैं ऐसे इसको क्लोज करूंगा, तो ये मेरा इंटरेस्ट का टोटल ये हो जाएगा। ये देखो, ये मेरा टोटल इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। और जो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट पेबल है वो कितना है, तो एक ये मेरा 45 लाख का मैंने पेमेंट नहीं करा है, ये रहेगा। ठीक है, और ये 43,000 जो है ये मेरा इसका है, ये वाला, सॉरी, ये मैंने पेमेंट नहीं करा है। द रीजन बिंग, ये जो लोन मैंने ले रखा था ये मेरा पेबल है 4 जून को, सॉरी 4 अप्रैल को पेमेंट है मेरा। तो ये मैंने एक्रू तो कर लिया है, फाइनेंस कॉस्ट इतना लगेगा, बट इस पे मेरा ये मैं पे करूंगा 4 अप्रैल को। तो ये भी मेरा एक्रूड इंटरेस्ट रहेगा, तो मेरा एक्रूड इंटरेस्ट ये रहेगा। इस केस में एक्रूड इंटरेस्ट कुछ है नहीं, जो रहेगा मैं पे कर दूंगा। और मेरा इंटरेस्ट पेबल जो है ये बेसिकली क्या है, देखो, 30 प्लस दिस, ये रहेगा मेरा इंटरेस्ट पेबल। तो ऐसे करके मैं अपना बोरिंग सा पेपर बनाता हूँ। मैं सारा ये सब कुछ चेक करता हूँ। ये मेरा चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, इंटरेस्ट पेबल एज ऑन 31 मार्च जो भी मेरा इंटरेस्ट मैंने पे नहीं कर रखा है। ये आपको बैंक कंफर्मेशन से भी आपको आप चेक कर पाओगे। आपको जब आप बैंक कंफर्म इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सब लोगे वहाँ पे भी आपको ये देख पाओगे। और फाइनेंस कॉस्ट में जो भी मेरा इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर एक्रूड हुआ है वो मैं फाइनेंस कॉस्ट में एक्सपेंस ऑफ कर दूंगा। तो ऐसे करके मेरा ये बोरिंग का पेपर बनता है। और
कारो पर्पज से मेरा जो भी स्टॉक स्टेटमेंट में कंपनी मैनेजमेंट ने बैंक को दे रखा होगा, उसमें डेटर्स का अमाउंट, क्रेडिटर्स का अमाउंट और स्टॉक का अमाउंट वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो फिगर्स हमें फाइनेंशियल से चेक करना पड़ेगा। अगर आपका क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनता है तो आप वो फिगर डायरेक्ट वहां से ट्रेस कर पाओगे। बट अगर आपका क्वार्टरली फाइनेंशियल्स नहीं बनता है प्राइवेट कंपनीज में, तो उस केस में आपको उनका ट्रायल बैलेंस उस ऑन दैट डेट वी नीड टू टेक ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द कंपनी, एंड उस बेसिस पे फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस से हम लोग डेटर्स का बैलेंस कितना है ये ऐसे कंफर्म करते हैं, और हम लोग अगर कोई डिफरेंसेस है तो हमें उसको रिवाइज करवाना पड़ता है। बैंक को हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये डिफरेंसेस है, इसमें मैंने प्रोविजन कंसीडर नहीं कर रखा है या कुछ और है, मेरा बैंक में इतना अमाउंट आ रहा था, मैंने आपको इतना डिस्क्लोज करा है, ये सब पूरा रहता है उसमें। तो अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि जो भी मेरा स्टॉक स्टेटमेंट जो मैं बैंक को देता हूँ, उसमें जो भी फिगर्स आते हैं वो मुझे अगर मेरा क्वार्टरली फाइनेंशियल्स बनता है तो फाइनेंशियल से चेक कर लूंगा, नहीं तो क्लाइंट से मैं टीवी मंगा के टीवी से मैं वेरीफाई करता हूँ, और जो भी डिफरेंसेस रहता है, अगर रिको आइटम्स कुछ रहते हैं जैसे डेटर्स में मैं बैड डेट मैं ग्रॉस लेवल पे बैंक को बताता हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट में नहीं बताता, या फिर जो मेरा एजिंग मोर देन 6 मंथ्स का है वो मैं बैंक को नहीं बताता, बट वो लेटर में लिख देता हूँ कि दिस ओनली इंक्लूड्स बैलेंस लेस देन 6 मंथ्स और डज नॉट इंक्लूड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इट इज अ ग्रॉस फिगर, ऐसे करके लिखा रहता है उसमें। तो वो सब हमें हमें वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, उसका वर्क पेपर भी बनेगा, मतलब कोई हार्ड नहीं है, बट उसका ऐसे ही बनता है। ठीक है, अब मैं आपको डेट एक बार डिवेंचर्स का बता देता हूँ। तो हम लोग डिवेंचर स्टार्ट करते हैं। एज अ ऑडिटर आप डिवेंचर्स का ऑडिट कैसे करोगे? ठीक है, तो जो भी आपका डिवेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स। डिवेंचर कभी भी मतलब शॉर्ट टर्म नहीं होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इशू करते हैं, आइदर 5 ईयर्स 10 ईयर जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। वो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, वो कैसे भी डिवेंचर इशू कर सकती है। तो दीज आर रेज्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, इट कैन आइदर बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स जिसको आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, एज अ डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रहता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, दे वर्क एज अ अंडरराइटर फॉर दिस कंपनीज एंड दे हेल्प दिस कंपनीज टू इश्यू देयर डिवेंचर्स। ठीक है, उसको उसका कुछ परसेंटेज चार्ज करते हैं, 1 या 2%। अगर सपोज करो 500 करोड़ पे मुझे मार्केट से रेज करने हैं, तो 500 करोड़ का 1-2% कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये हम इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं। तो डिवेंचर्स कितने टाइप के होते हैं? जनरली डिवेंचर्स 3 टाइप के होते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द मैच्योरिटी, मतलब टर्मिनेशन के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम में वो कैसे सेटल्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेटलमेंट। आइदर वो मैच्योरिटी पे वो डिवेंचर्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, आपको मैच्योरिटी के टाइम पे आपको उस कंपनी का शेयर मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ कैश, या फिर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है जो रिपेबल कैश में ही होगा ऑन मैच्योरिटी, या फिर ऑप्शनली होगा, ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, आइदर कैश और शेयर। और ये भी राइट होता है किसके अगर इन्वेस्टर के पास है कि वो कैश में लेना है तो कैश में ले लेगा, या फिर इक्विटी में लेना है तो इक्विटी में ले लेगा, या फिर इश्यूअर के पास राइट रहता है कि वो इन एनी वे वो सेटल कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेटलमेंट क्राइटेरिया, इनके जो परसेंटेज होते हैं 6% या 8% या 10%, वो परसेंटेज इसी के बेसिस पे चेंज डिसाइड होता है। ठीक है, जो भी कूपन रेट आप बोलते हो, ये जो डिस्टिंक्शन है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अगर कन्वर्ट इनटू शेयर्स है तो सिमिलर टाइप का शेयर मार्केट में, सिमिलर टाइप का डिवेंचर मार्केट में कितने में मिलता है, जस्ट बिकॉज इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो उसका हम लोग डिस्काउंटिंग करेंगे। ये सब जो डिस्टिंक्शन है दे विल ओनली दिस इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस, so that my debenture is correctly and presented and recorded in my books of accounts. चेक करने का प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, चाहे वो मेरा कन्वर्टेबल डिवेंचर हो या फिर ऑप्शन नॉन कन्वर्टेबल हो या ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, प्रोसीजर तो सेम रहेगा, खाली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंटेशन उसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ ऑडिटर हमें क्या चेक करना पड़ेगा इस टाइप के डिवेंचर्स के लिए? अकाउंटिंग तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले देख लेते हैं एज अ ऑडिटर हम व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू चेक इन दिस। एक तो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 71 गवर्न करता है इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। सेक्शन 71 हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है बेसिक सेक्शन 71 का, क्रिएशन ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट डीड, हमें वो डीड बनाना पड़ेगा डिवेंचर का, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अगर मेरा सिक्योर्ड है तो।
ROC फॉर्म्स हमें फाइल करनी पड़ेगी इसके लिए, PAS 3, CSG 9, CSG 4। CSG 4 तो मैंने अभी जो लोन्स के केस में भी था, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। और अगर मेरा टर्मिनेशन के टाइम पे हमें CSG 4, CSG 9 इज फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज फॉर डिवेंचर्स। लोन के केस में CSG 1 था, यहाँ पे CSG 9 है। PAS 3 इज बेसिकली रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स। हम जब भी डिवेंचर्स अलॉट करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है, डिवेंचर होल्डर्स को, तो वी नीड टू फाइल PAS 3 विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। ये भी ROC में ही हमें फाइल करना पड़ता है। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट वी नीड टू कलेक्ट फ्रॉम द क्लाइंट, फ्रॉम द मैनेजमेंट। फिर बोर्ड रिजोल्यूशन हमें चेक करना पड़ेगा कि बोर्ड रिजोल्यूशन में जो भी डिवेंचर्स इश्यू हुआ है वो पास हुआ है या नहीं हुआ है। अगेन बोर्ड मिनट्स हमें देखना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता है, शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, दिस वी नीड टू चेक। ठीक है, बैंक में पैसा आया है या नहीं आया है। अलॉटमेंट जब हम लोग इस शेयर करेंगे तो बैंक में मेरा पैसा आएगा। ठीक है, और डिवेंचर डीड सब में रिपेमेंट शेड्यूल भी रहता है कि हाँ, दिस मच ऑफ अमाउंट विल बी पेड ऑन दिस डेट। मतलब इसमें बहुत स्ट्रिक्टली है कि इस डेट पे पेमेंट होना है तो होना है। अगर डिले हो गया तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स फिर इन्हें कंप्लाई करना पड़ता है। कारों में तो रिपोर्ट होगा ही होगा, और भी बहुत सारे रीजन ये होते हैं, इम्प्लीकेशन होते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, पेमेंट ऑन ड्यू डेट इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कारो रिपोर्टिंग। इंटरेस्ट रिकम्प्यूट हम करेंगे ही अकाउंटिंग में। कैसे इसको डिस्काउंट करेंगे, कूपन रेट्स अगर मेरा ज़्यादा है या कम है, पार में इश्यू हुआ है, कैश फ्लो मूवमेंट बेसिकली उसका हम लोग IRR निकालेंगे, उसके बाद उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे। अगर मैंने डिस्काउंट पे इश्यू कर रखा है डिवेंचर्स, या फिर प्रीमियम पे रिडम्पशन होगा, प्रीमियम पे मैं उसको रिडीम करूंगा, तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर इंडियस। चेक वेदर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। मतलब जो भी मेरा मैं जो भी रिडम मतलब डिवेंचर इश्यू करता हूँ, ठीक है, इश्यू करने के टाइम पे मैं उसका रिजर्व अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बना के चलता हूँ कि यस, दिस मच ऑफ अमाउंट आई हैव टू पे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो उसका मैं रिजर्व बनाता हूँ प्रॉफिट से निकाल के, उसको अलग से इक्विटी में दिखाता हूँ मैं। एंड दिस विल बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस, फॉर रिडम्पशन पर्पस। डिवेंचर रिडम्पशन मस्ट बी रिडीम्ड एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पे रिडीम होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हमें उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर उस डिवेंचर जो सर्टिफिकेट सब रहेंगे उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम चार्ज रजिस्टर नहीं करेंगे, CSG 9 अगर हम लोग सबमिट नहीं करेंगे, तो फिर डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी लीगल सिक्योरिटी, सीरियस कंप्लाइंस इश्यू हो जाएगा वो। तो हमें CSG 9 सबमिट करना ही करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्ट इनटू शेयर। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में आपको मंथली जो भी कूपन रेट है, वो कूपन रेट पे आप उसको पेमेंट करोगे। ठीक है, अगर मैं रिपेबल इन कैश जो अगर प्रीमियम पे करता हूँ, तो जो भी मैं पे करूंगा उसका मैं IRR निकालूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो भी मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन रहेगा, वो उसको मैं उतने का मैं बुक्स में ये रिकॉर्ड कर लूंगा अपना डिवेंचर्स। और ऑप्शनली कन्वर्टेबल और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का हम लोग अकाउंटिंग समझ लेते हैं। ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का दो कंपोनेंट हो जाता है, लाइबिलिटी पोर्शन एंड इक्विटी पोर्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरा 1000 डिवेंचर्स मैंने फेस वैल्यू 1000 का मैंने इश्यू करा, जिसका इंटरेस्ट रेट मैंने कूपन रेट 6% रखा और कन्वर्टेबल इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो मेरा 1000 का डिवेंचर फेस वैल्यू जो इसका 1000 था, मैंने 5 साल के लिए इश्यू करा, कन्वर्टेबल इन 5 ईयर्स विद कूपन रेट 6%। मार्केट रेट फॉर सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, सेम मैच्योरिटी सेम फेस वैल्यू जो भी है, वो 10% में मिल रहा है मार्केट में। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर 10% में मार्केट में मिल रहा है। अब ये बताओ, उसको जो मैं सिर्फ 6% देता हूँ मार्केट में, वो दूसरा डिवेंचर लेता है उसको 10% मिलता, तो जो मेरा 4% जो मैं उसे कम दे रहा हूँ, दैट इज लाइक प्रीमियम दैट आई एम चार्जिंग फॉर इशूइंग द शेयर्स टू हिम आफ्टर 5 ईयर्स। उसको 5 साल के बाद पैसा नहीं, शेयर मिलेगा, उसका कॉस्ट है ये 4% का गैप। ठीक है,
जो टोटल प्रोसीड्स मुझे मिला है 10 लाख है, 1000 इंटू 1000, 10 lakhs, ठीक है। तो इसका मैं अकाउंटिंग कैसे करूंगा? पहले तो मैं इसका कैश फ्लो बनाऊंगा। ये सेम केस आपको नॉन कन्वर्टेबल में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ऑप्शनली कन्वर्टेबल में भी बनाना पड़ेगा। वर्क कैलकुलेशन सेम है। तो कैश फ्लो में मुझे 10 लाख मिलेगा, ठीक है। तो सॉरी, 6% के हिसाब से 60,000, 60,000, 60,000, 60,000 मैं उसको पे करूंगा, और 5th ईयर में मैं उसको 10,60,000 पे करूंगा। 10% का मैं आपको अभी एक्सेल में दिखा दूंगा। 10% का प्रेजेंट वैल्यू कितना? 8,50,000 का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा इक्विटी कंपोनेंट कितना होगा? मेरा डिवेंचर का प्रेजेंट वैल्यू 8,50,000 है। लाइबिलिटी कंपोनेंट 8,50,000 को मैं इंटरेस्ट रेट पे 10% पे इंटरेस्ट चार्ज करके और 60,000 उसको पे करके मैं उसको खत्म करूंगा करूंगा 10 साल में, ठीक है। बट मेरा इक्विटी कंपोनेंट क्या रहेगा? 1,50,000। 10 लाख माइनस 8,50,000 इज 1,50,000। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट 10 lakhs, लाइबिलिटी कंपोनेंट 8,50,000, इक्विटी कंपोनेंट 1,50,000। एज ऑडिटर यू नीड टू वेरीफाई वैल्यूएशन मॉडल। जो भी मैंने जो अभी ऊपर कैलकुलेट करा है वो सही है या नहीं है। डिस्काउंट रेट जो मैंने 10% लिया है वो आपको रेडिली अवेलेबल तो नहीं मिलेगा मार्केट में, आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट रेट मैंने लिया वो सही है या नहीं है, जो मैंने लिया का मतलब जो मैनेजमेंट ने लिया है वो सही है या नहीं है। मार्केट कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट में कंपेरेबल इंस्ट्रूमेंट्स में कितना क्या कूपन रेट है, या फिर क्या कूपन रेट है, वो हमें देखना पड़ेगा। दीज आर द थिंग दैट वी नीड टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखाता हूँ ये सारे एग्जांपल्स, और फिर ये हमारा क्लोज हो जाएगा। एक्सेल में देखते हैं इसका एग्जांपल। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 1,000 इंटू 1,000, 10 लाख है। मेरा कैश फ्लो कितना होगा 6% के हिसाब से? 8,000। और लास्ट में मैं उसको पेमेंट कर दूंगा 10,60,000। पीवी फैक्टर ये पीवी फैक्टर मैंने 10% लिया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, 6% डिवेंचर है। बैंक अकाउंट आपका 10 लाख हो गया। 6% डिवेंचर में आप ये फिगर डालोगे, और टू इक्विटी, टू इक्विटी कंपोनेंट आपका इस माइनस ये रहेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट ये आपका रहेगा। और जो रिपेमेंट शेड्यूल बनेगा आपका क्या रहेगा? ओपनिंग, इंटरेस्ट, पेमेंट, क्लोजिंग।
ये आपका रिपेमेंट हो जाएगा, ओपनिंग आपका हो जाएगा ये बैलेंस, ये वाला। ये आपका जो क्लोजिंग रहेगा ये आ जाएगा। का 10% आपका ऐसे का, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, ये आपने रिपेमेंट कर दिया, ये आपका क्लोजिंग रहेगा। ये 10 साल में 5 साल में आपका ये खत्म हो जाएगा डिवेंचर्स, और उसको जब ये रहेगा तो आप उसको शेयर इश्यू कर दोगे। ठीक है, तो शेयर इश्यू करने के टाइम पे जो भी आपका रहेगा, ठीक है, तो इसका जब इस शेयर इशू करोगे 6% डिवेंचर इक्विटी टू शेयर कैपिटल, ये आप उसको कितना दोगे, 10,60,000। इक्विटी कंपोनेंट कितना रहेगा आपका, ये रहेगा, और जो भी शेयर कैपिटल आपने डिसाइड करा होगा उसको देने के लिए वो आप इसको देके फिर टू शेयर कैपिटल होगा या टू शेयर प्रीमियम, ऐसे करके ये आप इसको क्लोज कर दो। ठीक है, ऐसे रहता है। ठीक है, तो जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगा कि मैं इतना शेयर इशू करूंगा या जो भी इशू करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो 6% डिवेंचर रहेगा मैं उसको 10 लाख लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी मेरा कन्वर्जन प्राइस रहेगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 10 लाख लिख दिया, ये 60,000 में तो इंटरेस्ट पे कर दूंगा उसको। ठीक है, तो 6% जो मेरा अमाउंट रहेगा, 10 लाख मैंने डिवेंचर इशू कर दूंगा। सपोज करो यहाँ कन्वर्जन 5 ईयर्स, रेट रेट 20 रुपीज पर शेयर, रेट 20 रुपीज पर शेयर, और फेस वैल्यू 10 रुपया। ठीक है, ये अगर ऐसा होगा फिर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ये रहेगा, तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू होगा, 10 लाख डिवाइड बाई 50, 10 लाख डिवाइड बाई 20, तो नंबर ऑफ शेयर 50 शेयर, तो मेरा शेयर कैपिटल हो जाएगा 5 लाख, शेयर प्रीमियम हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, और ये जो 151 है ये भी मेरा शेयर इसी में इंक्लूड हो जाएगा, प्लस इक्विटी कंपोनेंट का ये भी मेरा शेयर प्रीमियम में ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा क्लोजिंग के टाइम पे ये मेरा बन जाएगा एंट्री। ठीक है, तो ऐसे करके मेरा डिवेंचर्स का बनता है, डिवेंचर्स को भी ऐसे मैं प्रेजेंट कर लूंगा, ऐसे करके मेरा डिवेंचर बन जाएगा। अ, ये मेरा इक्विटी का हो गया। ऐसे ही अगर मेरा कैश में भी रहेगा, जो भी मेरा कैश में अगर रहेगा तो सिंपल सा मेरा यहाँ पे 6% डिवेंचर टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, हो सकता है मैं उसको मतलब मार्केट रेट पे ही अपना डिवेंचर दे दूं, इट्स नॉर्मल। तो उस अगर मैं मार्केट रेट पे डिवेंचर इशू करता हूँ तो मेरा ऐसा डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होगा, जो भी मेरा कूपन रेट रहेगा वही मेरा इंटरेस्ट इनकम रहेगा, वैसे ही उसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो बोरेंस को यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब लीज करेंगे, इंडिया 116 के अकॉर्डिंग मैं लीज का अकाउंटिंग कैसे करता हूँ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।